नमस्कार दर्शकों, रायपुर दूरदर्शन केंद्र का प्रादेशिक समाचार एकांश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दर्शकों, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे 14 करोड़ किसानों की आय दोगुनी करने का केंद्र सरकार का सन 2022 तक का एक लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जी जान से जुटी हुई है, लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने में एक जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थे पुराने कृषि कानून। और इन्हीं कृषि कानूनों को इनमें सुधार लाने के लिए नए कृषि सुधार कानून सरकार ने अमली जामा पहनाया। आज किसानों के बीच और आम जनता के बीच जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो ये 3 नए कृषि सुधार कानून हैं। और इन्हीं 3 कृषि सुधार कानूनों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पुराने कृषि कानून थे, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुरंत सरकार ने 3 नए कृषि कानून सुधार कानून अमली जामा पहनाया या उन्हें प्रवर्तन में लाया? आज़ादी के बाद लंबा अरसा गुजर चुका है। 1947 के बाद आज हम 2019 की बात करें, 2018 की बात करें, लंबे समय तक कांग्रेस का शासनकाल। इतने लंबे अवधि के बाद भी क्या कारण है कि किसानों की स्थिति खराब हुई दिन ब दिन? किसान कर्ज में डूबता गया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज इन सारे बिंदुओं का एक सकारात्मक जवाब क्या हो सकता है? क्या कारण थे, क्या बंधन थे, क्या बेड़ियां थी किसानों के ऊपर जो किसान तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में असफल हुआ? ये जो निर्णय हुआ, एक क्रांतिकारी निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय नरेंद्र तोमर जी ने लिया। और ये क्रांतिकारी निर्णय इसलिए मैं कहता हूँ कि किसानों को बंधन से मुक्त, किसानों के एक आज़ादी देने का विधेयक आया है। और इस विधेयक में वो प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे किसान को मजबूर होकर उस मंडी तक सीमित रहना पड़ता था। इसलिए जो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं इस बिल के अंदर, जो विषय आए हैं, उसमें किसानों को APMC एक्ट यानी मंडी के बारे में अलग अलग भ्रम फैलाने की कोशिश और साजिश हो रही है। किसानों के लिए मंडी की सीमा को दूर जाकर किसान को मंडी से बाहर भी फसल बेचने की आज़ादी, राज्यों के बाहर भी राज्य की सीमा भी नहीं है, एक राष्ट्र एक कानून। और दूसरा, राज्य के बाहर भी जाता है तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसकी मर्जी है तो मंडी में बेचे या सोसाइटी में बेचे, मगर यदि उसको लगता है कि उसको बेहतर अपना फल का, सब्जी का, अपने फसलों का कीमत मुझे दूसरे प्रांत में मिलता है, दूसरे मंडी के बाहर यदि मैं गोडाउन में बेचता हूँ, वेयर हाउस में बेचता हूँ, कोल्ड स्टोरेज नज़दीक में है, मैं वहाँ ले जाकर बेचता हूँ, वहाँ सही कीमत मिलता है, तो उसको बेचने से रोका नहीं जा सकता। और दूसरा, मंडी का टैक्स का भी बोझ तो किसानों के ऊपर पड़ता है। पंजाब यदि 8% टैक्स लेता है, छत्तीसगढ़ ने 6% कर दिया, तो हम तो कहते हैं किसानों को टैक्स से मुक्ति, यानी किसान को जिस प्रकार से उसके जीन्स पर, फसल पर टैक्स लगता था, उससे उसको मुक्ति होगी। जो भ्रम फैलाया जाता है वो भ्रम यह है कि इसमें किसानों को आज़ादी इस प्रकार की 3 दिन के अंदर उसके सामान को पैसे देने की गारंटी इस बिल के अंदर है। दूसरा विषय, उसके लैंड के विषय में यदि वो कोई एग्रीमेंट करता है तो उसको लैंड में एग्रीमेंट करना उसकी मर्जी पे निर्भर करता है। छोटे छोटे यदि किसान हैं, सीमांत किसान है, लघु किसान है, आधा एकड़ में ज़मीन है, वो यदि कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ज़मीन का एग्रीमेंट नहीं करते, फसल उत्पादन के लिए 2 साल और 3 साल के लिए एग्रीमेंट करता है। लैंड पे मालिकाना हक पहले भी रहा है, आज भी सैकड़ों साल से छत्तीसगढ़ में, देश में अधिया खेती का प्रथा चलता है, किसान जानते हैं। आज यदि कोई बाहर से आके खेती करता है और एग्रीमेंट करके उसकी आमदनी बढ़ाने में मदद करता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। और इसके साथ ही साथ
किसानों के लिए एक बेहतर व्यवस्था जो जिसके बारे में भ्रम ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस विषय को लेकर बहुत बड़ी बातें हो रही है कि एमएसपी को छेड़खानी की जाएगी। एमएसपी इस किसी विधेयक का हिस्सा ही नहीं है, वो अलग से प्रावधान उसके लिए किया जाता है। उसके लिए मैकेनिज्म बना हुआ है कि खाद के भाव, बीज का भाव, ज़मीन की कीमत और उस आधार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और आप आश्चर्य करेंगे कि 6 साल यदि मोदी जी की सरकार की बात सोचें, 6 साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चार्ट के आधार पर मैं बता सकता हूँ, धान की कीमत में, चने की कीमत में, गेहूं की कीमत में, और अभी बिल पास होने के बाद धान की कीमत में वृद्धि हुई। सभी फसलों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य वृद्धि के साथ, कीमत की वृद्धि के साथ बढ़ा है। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कहीं वृद्धि नहीं होगी। उल्टा कांग्रेस जो राजनीति इस पे कर रही है या दूसरे कम्युनिस्ट दल के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के 19 के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रावधान किया था। आज कांग्रेस कैसे आंदोलन कर सकती है? उन्होंने कहा था कि एपीएमसी एक्ट हम समाप्त करेंगे। उनके आप 11वें पैरा में पलट के देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा था एपीएमसी एक्ट वो समाप्त करेंगे, मंडी एक्ट में, अधिनियम में वो परिवर्तन करेंगे। फल और सब्जी को 2013 के राहुल गांधी के भाषण आप कोट मैं करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि फल सब्जी को, अन्य चीज़ों को हम एपीएमसी एक्ट से बिल्कुल अलग करना चाहते। जब आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र करते हैं, चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का दावा करते हैं कि हम इस एक्ट को समाप्त करेंगे, आज हम उस एक्ट को में परिवर्तन कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। एक्ट को समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि मंडी को और मजबूत करने के लिए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, मंडियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त और मजबूत हो। इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक जो मंडियाँ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। इसका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी अपनी जगह रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और किसान करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इन तीनों कृषि कानूनों पर एक के बाद एक आता हूँ। पहला जो कृषि कानून है वो कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सुविधा कानून है। निश्चित रूप से अभी आपने जिसका जिक्र किया एपीएमसी, इसमें एपीएमसी के बाहर किसानों को फसल बेचने की बात कही गई है। साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि अब उनको बिक्री पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कानून को आप कैसे देखते हैं? इस विधेयक को जिसके बारे में आपने जिक्र किया, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, इसके प्रावधान को मैं लाइन बाय लाइन आपको 2 लाइन पढ़ के सुना देता हूं ताकि इसमें कोई गलतफहमी नहीं रहे। स्पष्ट प्रावधान है, किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से उत्पाद का सरलीकृत व्यापार कर सके। पहला विषय, राज्य के भीतर और बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसान अपनी उपज को निर्बाध रूप से बेचने और के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी इसका मतलब ये है कि किसान की ये स्वतंत्रता होगी कि राज्य के बाहर वो अपने व्यापार और व्यवसाय को बेहतर तरीके से चले। मंडियाँ पूर्ववत रहेगी, पूर्ववत उसका व्यापार चलता रहेगा। मंडी में किसान को फसल बेचने की विकल्प स्थायी रूप से लगा रहेगा। ई ट्रेडिंग के माध्यम से उपज विक्रय सुविधाजनक उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही साथ मंडी के अतिरिक्त किसान फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, प्रसंस्करण यूनिट पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकता है और इसके साथ प्रोसेसर, निर्यातक, संगठित रिटेल से सीधा बेच सकता है जहां बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। तो ये जो भूमिका बताई जा रही है, इसमें बीच का जो बिचौलिया है उस बिचौलियों को हटने की पीड़ा आज झलक रही है। ये आंदोलन किसानों का ना होकर बिचौलियों का आंदोलन होता जा रहा है, ताकि उनको लगता है कि 8% की राशि उनको मिलती है और कई राज्यों में तो बिचौलियों का एकाधिकार रहता है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने अपने भाषण में लोकसभा के अंदर कहा था कि बिचौलियों की वजह से मंडी बर्बाद हो चुका है, बिचौलियों की वजह से किसान बर्बाद हो चुका है। 20 से 22% बिचौलिए पैसे बीच में खाते हैं और किसान इससे पीड़ित है। तो ये पहला एक्ट का तो ये विषय है। कुल मिलाकर इसमें जो हम देखते हैं पहले कानून में, उसमें एपीएमसी का दायरा बढ़ा,
बिचौलियों का जो खात्मा होने की पूरी तैयारी की गई और किसानों को एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट मिला। बिचौलियों की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी, बाजार व्यापक होगा, एक देश एक बाजार की भूमिका स्पष्ट होगी और किसान चाहे तो स्थानीय बाजार में बेच सकता है, जिले के अंदर बेच सकता है, प्रदेश में कहीं जा सकता है और देश में कहीं जा सकता है। कहीं जाने पे उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा इस कानून के बनने के बाद। यानी किसान को कहीं जाकर 8-10% टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस बिल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कुल मिलाकर ये बिल जो ये किसान जो कानून है, कृषि सुधार का पहला कानून है, ये तो किसानों के लिए बिल्कुल लाभकारी है। इसके बाद जो दूसरा कानून आता है वो है मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध कानून, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर किसान ये सोच रहे हैं कि हम अपनी ही ज़मीन पर अब बंधुआ मजदूर होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो किसानों के इस संशय को आप, इस मिथक को आप कैसे तोड़ेंगे? जो किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, मैं खुद कृषि लायक मेरे पास ज़मीन है और हम पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं और आज भी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में अधिया खेती होती है। हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उत्पादन होता है, बीज और खाद की कीमत को काटकर जो प्रॉफिट होता है हम देते हैं। तो ये परंपरा तो चल रही है, उसको और मजबूत किया जा रहा है। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार 2020 में इसमें स्पष्ट है किसान को उसके उपज के दाम निर्धारित करना पड़ेगा और खेती करने के साथ ही साथ, एग्रीमेंट के साथ ही उसके फसल का कीमत तय हो जाएगा कि मैं इस कीमत में धान खरीदूंगा मंडी या चना खरीदूंगा या उसके केले की खरीदी या फल की खरीदी करूंगा। तो ये एग्रीमेंट किसान को गारंटी देगा कि वो जो भी जिस अनुबंध कर रहा है वो उसको उस कीमत को देने के लिए बाध्य होगा। और मुझे लगता है कि किसान को मूल्य आश्वासन और दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त लाभ देने की व्यवस्था इस कानून के अंदर है। तो अब किसान को तो दोनों तरफ से फायदा दिख रहा है कि किसान के यदि फसल के नुकसान भी होता है मगर वो एग्रीमेंट के अनुसार उसको राशि मिलेगी। दूसरे कृषि कानून के संबंध में जो भी आपने बताया, कृषि सुधार कानून के संबंध में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि फसल यदि ख़राब होती है किसानों की मौसम की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसकी जो भरपाई होगी वो किसान को नहीं करनी है, वो जो अनुबंध करने वाला अनुबंध करता है उसको करनी है। इस विषय पर आप किसानों को आश्वस्त कैसे? किसानों को जो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के तहत उसको उस फसल का और ये बुआई के पहले मूल्य का निर्धारण, इस एक्ट का जो एक दूसरा बड़ा पहलू है वो होगा और उस निर्धारित कीमत के अनुसार उनका पेमेंट होगा। यदि उसको अतिरिक्त कीमत मिल जाता है, कीमत बढ़ जाता है, तो उसका भी लाभ का अंश उसको मिलेगा। 3 दिन के अंदर किसान को पेमेंट करने की गारंटी भी होगी उस फसल को जो वो बेचेगा। तो किसान के लिए एक यदि एग्रीमेंट करता है तो नई टेक्नोलॉजी आएगा, नए सीड का उपयोग करेंगे और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी वो अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि 100, 200, 500 किसानों के साथ यदि एग्रीमेंट करता है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादन यदि बढ़ता है तो लाभ का हिस्सा भी किसान का बढ़ेगा। तो ये 2-3 फायदे उसको हैं। उसको यदि कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट के लिए स्थानीय स्तर में एसडीएम और बाद में कलेक्टर के पास 15 दिन के अंदर उसका निराकरण करने के लिए स्थानीय स्तर में कहीं कोर्ट लंबा चौड़ा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। स्थानीय स्तर में, हाँ, स्थानीय स्तर में उसका निराकरण हो। यदि कोई डिस्प्यूट हो तो उसका निराकरण भी हो जाएगा ताकि किसान को अपनी सीमा के अंदर ही और समय के अंदर ही इस विवाद का निराकरण भी हो सके। जी डॉक्टर साहब, अब मैं तीसरे कृषि सुधार कानून पर आना चाहता हूँ। ये है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। आवश्यक वस्तु, जैसा कि आप जानते ही हैं कि खाद्य तेल, प्याज, आलू, इन सब पर पहले एक स्टॉक की लिमिट रखी गई थी, लेकिन इस नए कानून के आने के बाद वो स्टॉक की लिमिट हटा दी गई है और सरकार ने इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है कि जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा तब वो इस मामले में इंटरफेयर करके स्टॉक लिमिट लगाएगी। देखिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का कानून है। उस दौर का कानून है जब अमेरिका से चावल आता था, ब्राज़ील से गेहूं आता था और दूसरे देशों पे हम निर्भर थे। आज तो सरप्लस राइस है, वीट है, फल उत्पादन सरप्लस हो रहा है। चावल का इतना बड़ा स्टॉक हो गया है कि सरकार के लिए प्रॉब्लम है कि उसका इथेनॉल बनाए कि क्या करे। गेहूं का स्टॉक भी पर्याप्त है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भंडारण करने की क्षमता हमारे पास हो गई है।
अन्य विषयों में भी समय के अनुसार इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का कानून पुराना कानून था और ये कानून की मांग कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, इनके नेताओं ने कहा कि हम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करेंगे। दिल्ली के चुनाव में तो घोषणा पत्र में डाला, 2019 के घोषणा पत्र में भी इन्होंने रखा कि ये फालतू कानून है, इसको नहीं रखा जाएगा। इससे एक आज़ादी होगी कि कोई व्यक्ति आज यदि कानून के दायरे में रहकर यदि कुछ उसको स्टॉक रखना है तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती झूठे मामले मुकदमे चलते हैं और वो फंसता है। किसान के उपज को भी खरीदेगा, बेहतर कीमत भी देगा और कानूनी अड़चन से भी मुक्त रहेगा। तो ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था एक ऐसा कानून था जिसको पूरा देश चाहता था कि इसको समाप्त किया जाए, मगर इस कानून में प्रावधान भी है कि आपात स्थिति आती है, कोई अकाल पड़ता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब फसल और बाकी कमी है तो उस एक्ट को वापस भी लेते हैं। ये तो ऐसे केसेस इस देश में अब संभव नहीं है क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुके हैं और ये किसानों को बेहतर फसल का उपज मिलने के लिए मददगार भी साबित होगा। डॉक्टर साहब, इन तीनों जो कृषि सुधार कानून हैं उसके बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन लगभग जब से ये कानून आए हैं 22 से 25 बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से किसानों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर चुके हैं कि ये कानून उनकी भलाई के लिए हैं, उनके लाभ के लिए हैं। फिर भी किसानों के मन में कुछ संशय है। क्या संशय है ये मैं आपसे एक एक करके बात जानना चाहूँगा कि किसान अब ये चाह रहा है कि अब इन कानूनों के आने से, इन कृषि सुधार कानूनों के आने से मंडियों का अंत हो जाएगा। हाँ, एक एक लाइन में जवाब भी देना चाहूँगा क्योंकि ये विषय मूलतः प्रश्न किसानों के मन में भी है और इसका जवाब भी वो चाहता है। इस एक्ट के तहत मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां मजबूत होंगी, मंडियों को स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, मंडियों पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, आधुनिक तरीके से मंडियां सशक्त होंगी, मजबूत होगी। मंडी के बाहर का व्यवसाय भी चलेगा, मंडी के अंदर भी चलेगा, जिसको जहां मर्जी उसको लिए विकल्प खुल रहा है, एक नया ऑप्शन खुल रहा है कि आप मंडी में भी जाइए या मंडी के बाहर जाइए, ये किसान की मर्जी पर निर्भर रहेगा। इसलिए कहीं देश में मंडियां समाप्त नहीं होगी और इस एक्ट में कहीं इस बात को चिन्हांकित भी नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है, किसान जो हमारे पारंपरिक खेती करते हैं उनका सबसे बड़ा डर ये है कि इन तीनों कृषि सुधार कानूनों के आने से अब वो किसान नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अनुबंध कर लिया है प्राइवेट कंपनियों से या जो दूसरे उनकी फसल खरीदने आ रहे हैं उनसे अनुबंध कर लिया है, तो अब वो उस तरीके से किसान नहीं रहेंगे। क्या ये भी एक संशय? अनुबंध जो होने वाला है या होगा, जो भविष्य की बातें आ रही है, उसमें किसान के साथ जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। जमीन को में कोई परिवर्तन करने की शक्ति उसके पास नहीं होगी, जमीन को मॉडिफिकेशन वो नहीं कर पाएगा। जमीन का एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट सिर्फ उसके उत्पादन पे होगा, फसल पे होगा। यदि केला उत्पादन कर रहा है तो केला, यदि वहाँ पे पपीता उत्पादन कर रहा है पपीता, या धान या गेहूँ उत्पादन कर रहा है, उस फसल पर ही उसका अधिकार रहेगा। मैक्सिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 ईयर के लिए एग्रीमेंट होगा। किसान चाहे तो एग्रीमेंट करे, ये कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हिंदुस्तान के सभी किसानों को एग्रीमेंट करना है। मुझे मर्जी है, मुझे लगता है, मेरी आवश्यकता है तो मैं एग्रीमेंट करूंगा। ये किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि इस एक्ट के प्रावधान का क्रियान्वयन करें। मैं खुद यदि उत्पादन कर रहा हूँ 80% देश का किसान, तो अपना वो खुद उत्पादन करेगा, उसको एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और लैंड का कहीं भी एग्रीमेंट में प्रावधान नहीं है। लैंड वो खरीद नहीं सकता, लैंड को वो मॉडिफाई करके उसकी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकता। ये प्रावधान बहुत सख्ती से किया गया है। किसान को वैसा के वैसा ज़मीन मिलेगा। यदि उसने कुछ उसमें अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है तो किसान की संपत्ति होगी। अच्छा, एक और इस अनुबंध के अंतर्गत ये बात भी आती है कि किसान बहुत ही आसानी से जब चाहे इस अनुबंध से बाहर आ सकता है। ये स्पष्ट रूप से इस प्रावधान में रखा गया है कि मैंने 1 साल फसल लिया, मुझे पसंद नहीं आया और मैंने 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया है, तो किसान वन साइडेड अपनी तरफ से इस एग्रीमेंट से बाहर जा सकता है। कहीं उसके लिए मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं रखें, सख्त प्रोविज़न नहीं रखें कि तुम 5 साल करो, बल्कि व्यापारी को लिए प्रावधान कठोर है कि उसको 5 साल यदि एग्रीमेंट किया है तो 5 साल क्रियान्वयन करना पड़ेगा। किसान
बीच में उसको पसंद नहीं आता तो छोड़ सकता है। अब एमएसपी को लेके सबसे बड़ा किसानों का संशय है कि सरकार एमएसपी देना चाहती नहीं है, इस वजह से वो इस कानून को लेके आई है, इन कानूनों को लेके आ रही है। देखिए, एमएसपी का मैकेनिज्म को किसान समझता भी है जी। मूल्य आयोग की रिपोर्ट कैसे आती है जी। मूल्य आयोग की रिपोर्ट के साइंटिफिक किस प्रकार से एनालिसिस का मैकेनिज्म है, किस प्रकार खाद की कीमत, बीज की कीमत, ज़मीन की कीमत और उस उत्पाद के एवरेज कीमत पूरे देश में लगाकर और उसमें जो वृद्धि हुई है मूल्य वृद्धि को जोड़ते हुए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक मैकेनिज्म है, उसका इस बिल के साथ कहीं लेना देना नहीं है। इस बिल में ये नहीं कहा गया है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रभावित करेंगे, कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसका एक प्रोसेस ही अलग है और उसका प्रक्रिया अलग है। लगातार 6 सालों में फसल की कीमत बढ़ी है, जितना जितना आप देखेंगे मोदी जी के आने के बाद तो काफ़ी अच्छे से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगातार वृद्धि हुई है। ये जारी रहेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी कीमत समाप्त नहीं होगा और ये प्रधानमंत्री जी ने और माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को बार बार जिक्र किया है। इसमें किसी को शंका करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग राजनीति के क्षेत्र में आए वो सब किसान की पृष्ठभूमि से आए हैं, किसान के बच्चे हैं, किसान के घर से आए हैं। तो ये बात कभी हो नहीं सकता जिसमें भ्रम फैलाया जा रहा है। एक और बात है जो किसानों के मन में है, वो ये है कि उद्योगपति तो बहुत ताकतवर होते हैं, कानून को लेकर उनकी ताकत अलग रहती है। तो उद्योगपतियों के सामने यदि कानूनी कुछ अड़चन आती है तो किसान सामने रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो ये इस बिल में स्पष्ट प्रावधान नहीं है इस बात का। देखिए, बिल में ये एक प्रावधान बहुत साफ है कि किसानों को इस बिल में स्वतंत्रता दी है जी। और एसडीएम यदि फैसला करता है, किसी का एग्रीमेंट कैंसिल होता है, किसी की फसल की कीमत का डिस्प्यूट होता है, तो वो चाहे जो भी एग्रीमेंट करता हो उसको अंत में एसडीएम कार्यालय में बात करना पड़ेगा। और एसडीएम किसान के हित को बेहतर समझता है, जानता है, क्योंकि वहाँ का अधिकारी है, तो वो फैसले भी ठीक होंगे। मगर किसान के अहित उसमें हो, इस बात के लिए किसान को ये कहा गया है कि वो अपने एग्रीमेंट से किसी भी समय अलग होने की उसके पास शक्ति है। उसको मजबूर कोई उद्योगपति भी नहीं कर सकता, कोई सरकार भी नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ थी कि जैसे जो ट्रिब्यूनल बनेगा, जो पंचायत बैठेगी, जो उसमें जब भी बात होगी तो दोनों पक्षों से वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। तो उद्योगपति तो अच्छे वकील रखेंगे और इनके वकील जो है इधर नहीं आ पाए और किसान इतने मतलब सक्षम भी नहीं है कि वो अपनी फसलें छोड़कर इन कोर्ट कचहरी के पचड़ों में पड़ें। तो वो भी एक किसानों के लिए बहुत बड़ी संकट की बात है कि यदि कभी ऐसा हुआ तो हम कैसे करेंगे। देखिए, सरकार और सरकार के अधिकारी यानी जिलाधीश और एसडीएम जिस स्तर के अधिकारी हैं और जो स्थानीय परिस्थिति से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो वो जो भी फैसला लेंगे, मैं समझता हूँ कि वो फैसला किसानों के हित में ही होगा, क्योंकि वो ज़मीन की सच्चाई को जानते हैं। और ये इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है कि मैं आधा एकड़ ज़मीन में या 2 एकड़ ज़मीन में एग्रीमेंट कर रहा हूँ तो उसके लिए कोई दिल्ली से बड़ा वकील बुलाया पड़ा। इसमें वकीलों की भूमिका ना होकर स्थानीय समिति का भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक और बात, ये किसानों को ऐसा लगता है कि ये तीनों जो कृषि सुधार कानून है किसान विरोधी है, ये स्पष्ट रूप से बताइए। ये बात भ्रम पूरे देश में कुछ राजनीतिक दल के लोग जो अपनी ज़मीन खो चुके हैं, जो सारे चुनाव हार चुके हैं, विपक्ष में भी अपनी भूमिका पूरी तरीके से उनको नकारा जा चुका है, उस खोई ज़मीन को पाने के लिए किसान के कंधे में बंदूक चलाने की बात कर रहे हैं। और ये भ्रम फैलाकर इस मुद्दे को, जिस मुद्दे में लोकसभा के अंदर बहस में आपने सुझाव दिए, राज्यसभा में आपने सुझाव दिया, आपने अपनी सहमति, अपने तर्क दिए, आज जब किसान के पास जाते हो तो आपकी ज़बान बदल जाती है और लोकसभा में और राज्यसभा में अलग बात करते हैं। ये आपने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से डाला, आपके 2011, 12, 13 और उसके बाद के भाषण में स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया, हर चुनाव में इस बात को दोहराते रहे। आज जब किसान को सामने जाते हैं तो इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने का काम राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। ये भ्रम का कोहरा है, धीरे धीरे छटेगा, किसान को यथार्थ चीज़ें मालूम होगी
और ये निश्चित रूप से ये किसान इस बिल का पूरी तरीके से, ऐसे भी देश के किसान स्वागत कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक दो दिन में इस जो आंदोलन का है वो कुछ ना कुछ ज़रूर हल निकल जाएगा, लेकिन आपसे अपने किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और पूरे देश के किसानों के लिए मैं एक आश्वासन चाहूँगा इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को लेकर कि आप आश्वस्त करें कि ये उनके हित में है, लॉन्ग टर्म में उनके जो दूरी है उनके लाभ के लिए है, ये सब उनके फेवरेबल है। हम लोगों का राजनीतिक जीवन ही किसानों के साथ मिलकर हुआ है और सबसे बड़ी बात ये उनके शोषण के लिए नहीं है। किसान पृष्ठभूमि के लिए हुआ है। हमने ही छत्तीसगढ़ में कानून बनाकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसानों की धान खरीदी की परंपरा शुरू की है, 2003 से जो आज तक चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो किसान को इस बात का पूरा भरोसा है कि मैं या मेरी पार्टी, जिसके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं, कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जो किसानों का हित में ना हो। ये किसानों के हित के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसलिए किसान भाई खुलकर, खुले मन से बातचीत में यदि कोई भ्रम है तो चर्चा के दौरान ही उसका समाधान निकाला जा सकता है। चर्चा चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ और आग्रह करता हूँ किसान भाइयों से कि आपके जो भ्रम है उसका निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार हैं, नरेंद्र तोमर जी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। उस भ्रम को मिटाइए और अपनी किसानी का समय है, खेती में लगिए। इस प्रकार के आंदोलन से सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। ये राजनीतिक दल के जो रोटियां सेकना चाहते हैं उसका हिस्सा अपना बने, यही मैं हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें हमसे कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, देखा आपने, और ख़ासकर हमारे जो किसान भाई, आप समझ ही गए होंगे कि ये तीनों कृषि सुधार कानून जो केंद्र सरकार लेके आई है आप सभी के हित में हैं, भविष्य में आपको लाभ देंगे और निश्चित रूप से सन 2022 तक जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुनी करना है, निश्चित रूप से इन कानूनों से सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।